हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 के अंतर्गत जो है हम लोग लेक्चर नंबर 10 ये रियल नंबर है, उसके अंतर्गत हम लोग परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है यानी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे क्या होता है। तो परमेय संख्या तो हम लोग जानते ही हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू दोनों क्या होता है, वो इंटीजर्स होते हैं यानी कि पूर्णांक होते हैं। ठीक, अब इसी परमेय संख्याओं को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग में लोग बोल सकते हैं, रिपीटिंग या रेकरिंग भी बोल सकते हैं। रेकरिंग मतलब अशांत आवर्ती और ये शांत होता है। तो ये दोनों ही परमेय संख्याओं के ही फॉर्म में है। इसके फॉर्म में हो सकता है या तो इसके फॉर्म में होगा। जैसे हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे 1/2 हमने लिया है, तो इसको 2 से जब 1 में हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0.5 मिल रहा है। लेकिन एक हमें संख्या 1 में 3 से हम भाग दिया तो हमें क्या मिल रहा है, ये 0.333, ये कभी कट भी नहीं करता है और हमको क्या देख रहा है कि ये रिपीट कर रहा है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 रिपीट कर रहा है। तो हमने, लेकिन ये दोनों तो परमेय संख्या था ना, 1/2 भी और 1/3 भी, दोनों तो परमेय संख्या ही है क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे हर जो है वो 0 बराबर नहीं है। तो ये दोनों तो फॉर्म हुआ परमेय संख्या ही है। लेकिन उसी का दो एक हम देख रहे हैं दशमलव के बाद जो है अंकों की संख्या फाइनाइट है, सीमित है, रुक के जाती है, गिन सकते उसको हम गिन सकते दशमलव बाद कितना अंक है, 1 अंक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दशमलव बाद अंकों की संख्या क्या है, फाइनाइट नहीं है, ये बढ़ते चला जा रहा है, डॉट हमने देकर छोड़ रखा है, मतलब ये चलते चला जाएगा ना, खत्म नहीं होगा। लेकिन कब तक, खाली धीरे धीरे आते रहेगा। मतलब क्या, 0.3 पे उसमें हमने रेकरिंग दे दिया, मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है ये। तो ये तरह से एक बार रिपीट हो रहा है और दूसरे बार क्या था, रिपीट नहीं हो रहा था, वो कट जा रहा है, मतलब उसके बाद वो खत्म हो जा रहा था, उसके बाद एक फाइनाइट है ना। तो ये दोनों ही इसका फॉर्मूला। तो हम लोग इसी आधार पे हम लोग इसको बोल सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा। तो इसी को हमने डेफिनेशन थोड़ा सा दिखा दिया है कि शांत परमेय संख्या का इसमें क्या होगा, दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होगी, फाइनाइट होगी है ना, शांत, सीमित होगी। मतलब दशमलव बाद अंकों की संख्या सीमित होगी, मतलब उसको हम गिन सकते हैं कितना है, 1 है कि 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से ना। जबकि इसमें क्या होगा, अशांत आवृत्ति में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। इसमें क्या होता है, दशमलव बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, वो रिपीट करेगा ना। जैसे यहाँ पे था 3 रिपीट कर रहा था। और एक इसमें जो है हम तो यहाँ पे भाग हमने दिया, चेक किया, डिवीजन हमने इस पे का रूल हमने अप्लाई किया, इसको हमने भाग दिया। लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल आपको मिलेंगे परीक्षा में कि बिना भाग दिए ही आपको बताना है कि वो जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग है, मतलब शांत या अशांत आवृत्ति में क्या है, उसको बिना भाग दिए हुए बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक रूल है यहाँ पे, उसका जो हर जो होता है, जो क्यू जो होता है, जो हर डिनोमिनेटर जो होता है, उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और हम देखेंगे उसका किसके फॉर्म में है, 2m गुने 5n के फॉर्म में है या नहीं है, इसके फॉर्म में है या नहीं है। जो डिनोमिनेटर है उसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे और देखेंगे कि 2m इंटू 5n इसके फॉर्म में है या नहीं है। जहाँ पे m और n क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि गुणनखंड में जो है, जो हर का हम लोग गुणनखंड करेंगे उसमें या तो 2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। यदि ऐसा होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। हम लोग बिना भाग दिए ही बता देंगे कि ये शांत है। और यदि उसके फॉर्म में नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जैसे 1/20 हमने रखा था, तो 20 को हमने गुणनखंड किया तो क्या मतलब 2 गुने 2 गुने 5 यानी 2 का स्क्वायर गुने 5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 और 5 के रूप में इसके गुणनखंड को हम लोग लिख सकते हैं। इसके पावर 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, तो उतना नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। अब इसको हमको इस तरह से इसको दशमलव में बदलने की आवश्यकता नहीं है, बिना दशमलव में बदले भाग दिए हुए ही हम डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, नहीं है ना। इसमें से हर एक साल एक क्वेश्चन पूछता ही है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे 35 हमने 50 रखा तो इसको हमने गुणनखंड किया दोनों का, तो क्या मिला, 5 से 5 यहाँ पे नीचे कट रहा जा रहा था, बाकी सिंप्लीफाई करने के बाद हमको 7/10 मिला, यानी कि 2 गुने 5 बट्टा में था। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 5 गुणनखंड में आ रहा है, चाहे 2 हो या 5 हो या दोनों भी आ सकता है। तो ये क्या होगा, शांत होगा। जैसे यहाँ पे 3/8 हमने रखा था, 8 को गुणनखंड करेंगे, कटेगा नीचे ऊपर नहीं, तो 8 का गुणनखंड कितना होगा, 2 पावर 3 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमने इसमें भी देख रहा है कि 2 तो है, 2 या 5 या दोनों हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये होगा शांत।
यानी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और इसमें हम देख रहे थे क्या रेकरिंग है, जैसे हमने एग्जांपल रख रखा है, इसमें क्या है 6 8 जो है रिपीट कर रहा है, इस पे जो है जैसे दशमलव बाद क्या है इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेकर उस पर हमने रेकरिंग दे दिया, मतलब क्या ये रिपीट कर रहा है। जब रिपीट कर रहा होगा तो समझ रिपीट जखने करेगा तखने ये भी क्या होगा, ये भी परमेय संख्या ही है, लेकिन उसी का एक ये जो है आसान आवृत्ति कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये नंबर्स है आपका है, जो कि परमेय संख्या का एक फॉर्म है। तो हमने इसको क्लियर किया। और मान लो कहीं पे इस तरह का एग्जांपल दिया रहेगा, मान लेते हैं कि कहीं पे इस तरह का एग्जांपल दिया रहेगा, इस तरह से नहीं रहेगा, एग्जांपल इस तरह से दिया रहेगा इसका, जैसे कि मान लो कि 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट डॉट इस तरह से रहेगा। तो ये क्या है, इसमें क्या है कि दशमलव बाद अंकों की संख्या सीमित भी नहीं है, फाइनाइट भी नहीं है, ये बढ़ते चला जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। कहीं पे हम देख रहे हैं क्या रिपीट कोई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो ये इसमें से दोनों में नहीं है, ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो है क्या फिर ये फिर क्या है अपरमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, उसके बाद फिर 2 को 1 आया, फिर 3 को 1 आया, फिर 4 को 1 आएगा, फिर 5 को 1 आएगा, 2 2 के बाद, है ना। तो ये हमने पढ़ा था अपरमेय संख्या का एक तरह से ये फॉर्म होता है। वैसे भी 9th क्लास में इस चीज़ को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है उसका काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे, उसका किस तरह से फॉर्म होगा, क्या होगा, नहीं होगा। हम 9th क्लास का जो वीडियो अपलोड हम करेंगे उसमें हम इसको स्पेशली हम अपरमेय संख्या को हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 1 के अंतर्गत ही है, ये 1.2 के आसपास में से हो गया। तो इसमें जो एक 2 टाइप का क्वेश्चन छूट रहा था उसको हम लोग अपलोड करेंगे। इसमें लेक्चर नंबर 11 है। तो इसमें एक क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। एक फॉर्मूला होता है ए गुणे बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए और बी। मतलब क्या, ए और बी यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ए और बी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। धनात्मक क्या है, ये दोनों पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और ये जो है मतलब 2 संख्या जो है उसका यदि हम लोग गुणनफल करें, प्रोडक्ट लें, तो किसके बराबर होगा, उस दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो और दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा वो, दोनों को यदि गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएंगे। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ भी हम लोग निकाल सकते हैं। यदि 2 संख्या दिया रहेगा और यदि उसका एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, या एचसीएफ दिया रहेगा और दोनों संख्या दिया रहेगा तो हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ 2 ही धनात्मक जो पूर्णांक है उस पर ये लागू होगा फॉलो। ये 2 3 या 3 से अधिक जो धनात्मक पूर्णांक है उसके लिए ये नियम लागू नहीं होते। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो हमने लिखा ओनली फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिस रूल इज एप्लीकेबल। मतलब उसी के लिए ये 2 जो है 3 या 3 से अधिक जो संख्या रहेगा धनात्मक पूर्णांक रहेगा उसके लिए लागू नहीं होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था इफ एचसीएफ जो है 510 और 92 का दोनों का एचसीएफ दे दिया है 2, कहता है इस दोनों का एलसीएम देना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी फिर किधर है, इसके जो ब्रैकेट के अंदर में जो है वही एक ए है और दूसरा क्या है बी है। ए 510 क्या हो गया, एक ए हो गया और दूसरा क्या है वो बी है। तो ए और बी फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला ही बड़ा है ना, ये फॉर्मूला हम पता है, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो ए 510 और 92 हमने लिखा, एचसीएफ दोनों का कितना 2 दिया हुआ था, एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम जो दोनों का कितना होगा, तो ये 2 गुना में जाके भाग हो जाएगा, 8 कुछ कितना आ गया, ये 460 आ गया। तो इस तरह से हमने देखा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि एचसीएफ या एलसीएम हमको निकालना होगा। यदि वो 2 संख्या दिया होगा तो लोग इस फॉर्मूला का डाटा यूज करके बना सकते हैं। इस तरह का फॉर्मूला का हम लोग डाटा यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा दृष्टिकोण से। आज हम लोग इसी क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का
एक दो टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसी का एक लेक्चर 11 का ही है लोग, इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन एक मिलता है अपने को। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन हमने किया है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा इसका हम एक जो थ्योरी हमने ऊपर में लिखा है उसका कुछ मतलब समझ लेते हैं। मतलब एक संख्या भाज्य संख्या होगा कब? इफ एंड ओनली इफ, ये जो चिन्ह है वो इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि यह दो या अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। मतलब क्या, कोई भी संख्या जो है वो भाज्य संख्या होगा, यानी कि कोई भी जो नंबर जो दिया रहेगा वो कंपोजिट नंबर कब होगा? यदि दो या दो से अधिक जो है प्राइम फैक्टर्स का यदि वो प्रोडक्ट हो तो। मतलब दो या दो से अधिक प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट उसे होना चाहिए। मतलब यदि कोई संख्या दिया रहेगा और बोलेगा आपसे कि ये कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है, तो यदि इसको दिखलाने के लिए हमें ये दिखलाना पड़ेगा तो उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, उसका प्राइम फैक्टर्स हमको निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड उसको करना पड़ेगा। और उसमें यदि वो हमें दो या दो से अधिक जो है सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यदि हम उसके गुणनफल को हम दिखा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दिया गया संख्या था वो क्या था? भाज्य संख्या था। क्लियर? तो एक हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है कि बताइए कि ये संख्या जो दे दिया है और ये संख्या दे दिया गया है, करा ये क्यों विभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या की बात कर रहा है, क्यों? इसके लिए हमको दिखाना ये पड़ेगा कि ये जो पहला संख्या है, इसको हमने ए मान लिया, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। हमने मान लिया कि ए को हमने ये मान लिया। अब इसी में से यहाँ पे 13 प्लस में था, 13 को हमने क्या कर दिया? कॉमन ले लिया। 13 कॉमन ले लेंगे, इसके अंदर क्या बनेगा? 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1, इसको गुना करने पर 11 से 77 और 1 का 13 गुने 78 आएगा। अब इसी 78 78 को हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो ये हमको मिलेगा इधर 13 अपनी जगह पे था और ये 78 को फैक्टराइज हमने किया तो ये मिला। अब ये क्या दिख रहा है? इस तरह से टोटल जो है क्या है? सभी क्या है? अभाज्य संख्या ही है। प्रोडक्ट इसका अभाज्य संख्याओं का ये गुणनफल है। जो प्राइम नंबर ये सब है ना, 2, 3, 13, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या सिर्फ एक से और खुद से ही वो डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं ना। जो एक से कटेगा या स्वयं अपने से कटेगा, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये संख्या है 2, 3 और 13, ये क्या है? अभाज्य संख्या है और उसी का गुणनफल है। इसका मतलब ये वाला जो सेकंड जो पार्ट था कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या को यदि गुणनफल यदि होगा तो इसका मतलब जो दी गई जो संख्या है वो ए बोले तो ये पूरे संख्या ये क्या है? भाज्य संख्या है। अर्थात तो ये मैं लिख दिया कि ए जो है ये अभाज्य संख्या गुणनफल है, इसलिए यह जो है क्या है? यह बोले तो यही ए है, तो क्या है? ए बोले तो ये पूरे संख्या, ये क्या है? भाज्य संख्या होता है। पहला तो हमने दिखा दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है ये, तो बी को भी हम लोग क्या करेंगे? हमने लिख दिया 7 × 6 × 5, ये सब दिया हुआ था। यहाँ पे प्लस में 5 दिया, जितना प्लस में रहेगा उतना ही हम लोग कॉमन लेते हैं। इधर भी प्लस में 13 था तो 13 हमने कॉमन लिया था, क्योंकि इधर भी 13 है, इधर भी 13 था। तो ये 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को हमने कॉमन ले लिया। तो 5 को कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचेगा? 5 को यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इसमें अंदर क्या बचेगा? 7, 6, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 बचेगा। 5 यहाँ से निकल जाएगा, तो इसमें से 5 निकल गया तो बाकी ये तो जो का क्या रहेगा? अब प्लस में यहाँ पे 5 निकल जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब इस सब को हम लोग गुणा करके और 1 जोड़ते हैं तो 1008 आता है। तो गुणा कर लीजिएगा, इस सब को गुणा कर लेंगे, 1, 2, 3 से लेकर 7 तक गुणा कर एक उसमें हम लोग जोड़ देंगे तो कितना? 1008 आएगा। फिर 1008 को यदि हम लोग गुणनखंड करते हैं तो हमको ये मिलता है। और ये जो है सब हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें 2 है, 3 है, 5 है और 7। इसमें कौन सा संख्या है? 2, 3, 5, 7 और 2, 3, 5, 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ये सिर्फ एक से कटेगा ना तो खुद से ही कट रहा है। तो ये जो 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्याओं का है सब क्या मिल रहा है? हमें गुणनफल मिल रहा है। ये किसका? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मिल रहा है। और अभाज्य संख्याओं ये जो गुणनखंड है उसमें क्या? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसका मतलब ये जो संख्या है बी वो भी क्या? एक भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है। इसी लेक्चर में हम लोग एक थर्ड टाइप का भी क्वेश्चन लेंगे।
आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के ही क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत हम लोग ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये टाइप थर्ड है। इसमें जो है एक क्वेश्चन रहता है संख्या, हमने थ्योरी उसके पहले हमने ऊपर लिखा है इस तरह से कि संख्या यदि a पे पावर n के रूप में दिया रहे, जहाँ पे a और n क्या होना चाहिए, कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या कोई हो, और संख्या का फॉर्म इस तरह से रहे, a पे पावर n के रूप में दिया रहे, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि उसका इकाई अंक 0 होगा या नहीं होगा। सेकेंड टाइप क्वेश्चन रहेगा उसका इकाई अंक 5 होगा या नहीं होगा। कोई भी संख्या a पावर n के रूप में दिया रहेगा, जहाँ पे a और n क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और उसका दो तरह क्वेश्चन देगा कि उसका इकाई अंक जो है वो 0 पे खत्म होता है या नहीं, या दूसरा क्वेश्चन उसका इकाई अंक 5 पे खत्म होता है या नहीं। तो ये दोनों तरह क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। यदि 0 पे खत्म होगा इकाई अंक, जो 0 पे खत्म होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो है उसमें 2 और 5 ये दोनों होना चाहिए। उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। सिर्फ 2 रहेगा और 5 नहीं रहेगा तो नहीं होगा, या 5 रहेगा 2 नहीं रहेगा तो भी नहीं होगा। मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में कुछ हो या ना हो, लेकिन 5 और 2 दोनों होना चाहिए, तभी उस संख्या का इकाई अंक जो है वो 0 पे एंड करेगा। और दूसरा नंबर, यदि इकाई अंक जो है 5 होगा, उसके लिए उस संख्या a के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 होना चाहिए, किंतु 2 नहीं। मतलब उसके इकाई अंक में सिर्फ 5 होना चाहिए। जगह 5 रहेगा हम बोल देंगे उस संख्या का इकाई अंक क्या हो, उसके गुणनखंड में यदि 5 रहेगा तो हम बोल देंगे उस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। लेकिन 2 उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है, 10 नहीं 0 हो जाएगा फिर, इसलिए 5 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो इसी को ध्यान रखते हुए एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें दिया है कि जांच करें कि क्या 6 पे पावर n का अंतिम अंक 0 है, जहाँ पे n क्या है, प्राकृतिक संख्या दिया है, नेचुरल नंबर दिया है कि 6 पावर n जो है वो एक उसका जो अंतिम अंक है, उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है या नहीं, उसको चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले संख्या a को हमने a मान लिया, अब फिर क्या करेंगे, संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग उसका निकालते हैं। तो 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और उसका पावर n है तो क्या होगा, ये अलग अलग पावर हो जाएगा, और 2 की पावर भी n है और 3 पावर भी n है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, उसके जो फैक्टराइज जो हमने जो किया तो 2 है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, 3 आ रहा है, 5 तो है ही नहीं, 0 लाने के लिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 3 है 5 नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं ये संख्या नहीं होगा। तो इसके बाद हम लिखना होगा, तो हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो है अंतिम अंक 0 तभी होगा जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, लेकिन जो है परंतु इस संख्या जो 6 पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि 6 पावर जो n है उसका अंतिम अंक 0